दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बड़े घर की बेटी और इस कहानी को लिखा है प्रेमचंद ने। बहुत मज़ेदार कहानी है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है बेनी माधव सिंह से। एक ज़माना था जब बेनी माधव सिंह के घर में बहुत पैसा था। जब बेनी माधव सिंह के फादर जिंदा थे तब इनके घर में हाथी हुआ करता था और खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन अब हालत ऐसे हैं कि खाने पीने के भी लाले हैं। बेनी माधव सिंह 1,000 रुपया साल का कमाता है। इसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है श्रीकांत और छोटा बेटा है लाल बिहारी। श्रीकांत का पढ़ाई में बहुत मन लगता है और जैसे तैसे करके उसने बीए को पास किया है और अब दफ्तर में नौकर है। दूसरी तरफ है लाल बिहारी, जिसका पढ़ाई में तो कोई मन नहीं लगता लेकिन हर टाइम पहलवानी करता रहता है। उसका लंबा जिस्म, चौड़ी छाती, भरा हुआ चेहरा। 2 लीटर भैंस का दूध तो वो सुबह उठकर ही पी जाता है। घर में चाहे कितने ही तंग हालात क्यों ना हो, लेकिन लाल बिहारी को तो अपनी खुराक पूरी ही चाहिए। कहानी का चौथा करैक्टर है आनंदी। आनंदी एक बहुत बड़े घर की बेटी है। बहुत बड़े घर में रहती है और उस घर में एक हाथी भी है। आनंदी के फादर का नाम था भूप सिंह। ऊपर वाले का दिया सब कुछ था, बस बेटे को छोड़कर। भूप सिंह की 7 बेटियां हैं और उन 7 बेटियों में से चौथे नंबर की बेटी है आनंदी। आनंदी अपनी सभी बहनों में सबसे खूबसूरत और समझदार थी और भूप सिंह आनंदी से बहुत प्यार करता था। भूप सिंह बड़ा परेशान था कि वो अपनी बेटी का ब्याह कहाँ पर करे। एक दिन क्या होता है, श्रीकांत भूप सिंह के पास में चंदा मांगने के लिए आता है। भूप सिंह को श्रीकांत का लहजा बड़ा पसंद आया और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी आनंदी की शादी श्रीकांत से करेंगे। और फिर श्रीकांत और आनंदी की शादी हो जाती है। आनंदी जब अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग बिल्कुल बदला हुआ था। बचपन से उसने नौकर चाकर और रईसी देखी थी। हाथी घोड़ों के ऊपर बैठकर पली बड़ी है, लेकिन उसके नए घर में हाथी घोड़ों का कोई नामो निशान तक नहीं। अपने साथ रेशमी स्लीपर लेकर आई थी, लेकिन नए घर में तो टहलने के लिए बाग भी नहीं। मकान में खिड़की भी नहीं थी, न ज़मीन पर फर्श बना हुआ था और ना ही दीवार पर तस्वीरें सजी थीं। उसका नया घर तो एक देहाती मकान था। लेकिन आनंदी बड़ी अच्छी लड़की थी। थोड़े दिन में ही उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया और अपने आप को ऐसा दिखाया जैसे वो कभी रईस थी ही नहीं। एक दिन क्या होता है, आनंदी का देवर लाल बिहारी 2 चिड़ियाओं को लेकर आता है और कहता है, भाभी ये लो 2 चिड़ियाँ, फटाफट पका कर खिला दो, बहुत भूख लगी है मुझे। जब आनंदी चिड़ियाओं को बनाने के लिए किचन में गई तो वहाँ पर घी बहुत कम था। अब बड़े घर की बेटी कंजूसी क्या जाने, उसने सारा घी चिड़ियाओं में डाल दिया और चिड़िया बनाकर लाल बिहारी को दे दी। अब जब लाल बिहारी खाने बैठा तो उसने देखा कि दाल में घी नहीं था। उसने बोला कि दाल में घी क्यों नहीं डाला भाभी? ओ भाभी, दाल में घी क्यों ना डाला? आनंदी ने कहा कि घी तो सारा चिड़ियाओं में ही ख़त्म हो गया, दाल में क्या डालती? ये सुन लाल बिहारी को गुस्सा आ गया और उसने तड़क कर कहा, ख़त्म हो गया? अरे परसों ही तो लेकर आया था घी, ख़त्म कैसे हो गया? इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? और घी को लेकर भाभी और देवर में कलेश हो गया। आनंदी ने कहा कि जिस घी को लेकर इतना तेवर है ना, उतना घी तो हमारे घर में नौकर खा लेते हैं। लाल बिहारी भी ये बात सुनकर जल गया। थाली को उल्टा किया और बोला कि जी चाहता है ज़ुबान पकड़कर खींच लूँ। आनंदी भी चुप न रही, गुस्से से बोली कि अगर श्रीकांत यहाँ पर होते ना तो अभी मज़ा चखा देते। लाल बिहारी ने खड़ाऊ उठाया। खड़ाऊ एक चप्पल होती है, लकड़ी की चप्पल होती है, ठीक है, उसको खड़ाऊ बोलते हैं। तो चप्पल उठाकर आनंदी की तरफ फेंकी और कहा कि तुम्हें भी देख लूँगा और बड़े भैया को भी देख लूँगा। आनंदी ने अपने बचाव के लिए हाथ से चप्पल को रोका और उस लकड़ी की चप्पल से आनंदी की उंगली में गहरा जख्म हो गया। आनंदी गुस्से से अपने कमरे में चली गई और खून का घूंट पीकर चुप रही। श्रीकांत शहर से बाहर नौकरी करता है और वीकेंड पे घर पर आता है। तो इस बार जब सैटरडे को श्रीकांत घर पर आया तो घर का माहौल कुछ अलग था। 2 दिन तक आनंदी ने कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया और बड़े गुस्से में वो अपने कमरे में बंद थी। 2 दिन से आनंदी श्रीकांत का इंतज़ार कर रही थी। फाइनली रात का खाना लगा, सभी लोग साथ में बैठे। लाल बिहारी ने कहा कि भैया आप ज़रा भाभी को समझा दो, ज़ुबान संभाल कर बात किया करें, नहीं तो किसी दिन बहुत बुरा हो जाएगा। बेनी माधव सिंह भी अपने छोटे बेटे का पक्ष लेते हुए कहता है, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है,
बहू बेटियों को मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए। लाल बिहारी ने कहा कि माना कि वो बड़े घर की बेटी है, पर हम भी कोई इतना गए गुजरे थोड़ी हैं। श्रीकांत ने पूछा, अरे भाई क्या हो गया, क्या बात हो गई, इतना गर्म क्यों हो? लाल बिहारी ने कहा कि कुछ नहीं भैया, बस खामखा हमसे उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकांत गुस्से में आनंदी के पास में कमरे में गया और पूछा कि आजकल तुमने ये घर में क्या बवाल कर रखा है? आनंदी तो गुस्से से भरी पड़ी थी। उसने कहा कि ये गंवार छोकरा जिसको कोई नौकर भी ना बनाए, इसने मेरे चप्पल मारी है उठाकर और बदतमीजी करके अकड़ रहा है। श्रीकांत ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद आनंदी ने श्रीकांत को सब कुछ सच सच बताया कि क्या क्या हुआ। ये सुनकर श्रीकांत की आंखें लाल हो गईं। लाल बिहारी की इतनी हिम्मत, श्रीकांत ने कहा। हालांकि श्रीकांत बहुत ही ठंडे दिमाग का आदमी था और सोने पर सुहागा ये हुआ कि आनंदी रोने लगी। औरतों के आंसू मर्दों के गुस्से में घी डालने का काम करते हैं। पूरी रात जैसे तैसे करवटें बदल कर निकाली। सुबह होते ही श्रीकांत अपने बाप के पास में गया और कहा, दादा अब इस घर में मैं और नहीं रह सकता। बैनी माधव सिंह घबरा गया और कहा, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? श्रीकांत ने कहा कि मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर में रहता नहीं हूँ और मेरे पीछे से मेरी औरत पर चप्पल और जूतों की बरसात होती है। बैनी माधव सिंह ने बात को बनाने के लिए कहा कि बेटा, औरतों की बातों में नहीं आते, ये घर को बिगाड़ देती हैं, इनको ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रीकांत का गुस्सा सर पर चढ़ा हुआ था। उसने कह दिया कि मैं लाल बिहारी को अपना भाई नहीं मानता। बैनी माधव सिंह पुराना चावल था। वो जानता था कि बात घर से बाहर निकलेगी तो सब लोग तालियां बजाएंगे। उसने बात पलटने के लिए कहा कि बेटा, छोटे भाई से गलती हो गई है, शांत हो जाओ। लेकिन पढ़ा लिखा श्रीकांत ये बात समझ ना पाया। वह समझ नहीं पाया कि उसके बाप ने किस मतलब से बात को पलटा था। श्रीकांत बोला कि मैं अब लाल बिहारी के साथ में इस घर में नहीं रह सकता। बैनी माधव सिंह कहता है कि बेटा, लाल बिहारी मूर्ख है, अभी उसे इतनी समझ नहीं है, तुम बड़े भाई हो, समझदार हो, बड़ा समझकर माफ़ कर दो। लेकिन श्रीकांत तो एक भी बात सुनने को तैयार ना था। उसने कहा कि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ और अगर आपको लाल बिहारी को घर में रखना है तो मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ लाल बिहारी चौखट पर खड़ा बड़े भैया की बातें सुन रहा था। लाल बिहारी श्रीकांत की बहुत इज्जत और प्यार करता था। अपने बाप से भी ज़्यादा इज्जत अपने बड़े भैया की करता था। दूसरी तरफ श्रीकांत भी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और आज तक उसके ऊपर गुस्सा नहीं हुआ। लेकिन अब इतना गुस्सा देखकर लाल बिहारी फूट फूट कर रोने लगा और अपने किए पर पछताने लगा। अगर श्रीकांत लाल बिहारी के 2-4 थप्पड़ भी मार देता तो लाल बिहारी को दुख ना होता। लेकिन श्रीकांत का ये कहना कि मैं अब लाल बिहारी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, ये बात उसके दिल के ऊपर चुभ गई। लाल बिहारी ने कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंसू पोंछे। वो ये दिखाना चाहता था कि लाल बिहारी बहुत ताकतवर है और कभी नहीं रोता। इसके बाद आनंदी के कमरे में गया और उससे कहा कि भाभी, भैया ने कह दिया है कि वो मेरे साथ इस घर में नहीं रह सकते। भैया अब मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और अब मैं उन्हें कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैंने जो कुछ भी बदतमीज़ी की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज़ लड़खड़ा गई और आंखें नम हो गईं। इसी दौरान श्रीकांत भी वहाँ पर आ गया और लाल बिहारी से मुंह फेर कर चला गया। दोस्तों, अब आनंदी का दिल भी बैठ सा गया। उसने शिकायत तो की थी, लेकिन उसको इतना अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लाल बिहारी के साथ आनंदी भी रोने लगी और श्रीकांत से कहा कि लाल बिहारी बाहर खड़ा हुआ बहुत रो रहा है। श्रीकांत ने तड़क कर कहा कि मैं क्या करूं? इतनी देर में लाल बिहारी दरवाजे की ओर चल पड़ा। आनंदी बाहर आई और लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने भीगी आंखों से कहा कि मुझे जाने दो भाभी। आनंदी ने कहा कि नहीं जाने दूंगी। थोड़ी देर में श्रीकांत का दिल भी पिघल गया। बाहर आकर अपने छोटे भाई लाल बिहारी को गले से लगा लिया और दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। लाल बिहारी ने कहा कि भैया, आप जो सज़ा देंगे मैं सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मत कहना कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। बैनी माधव सिंह बाहर से खड़ा हुआ ये सब तमाशा देख रहा था और उसने कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।
बिगड़े हुए काम को बना देती हैं बड़े घर की बेटियां। और पूरे गांव में ये डायलॉग पॉपुलर हो गया कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। यहाँ पर बड़े घर की बेटियों की तारीफ़ की जा रही है कि जो बड़े घर की बेटियां होती हैं वो सब कुछ संभाल लेती हैं और घर को बिखरने नहीं देती। बड़े घर की बेटियां समझदार होती हैं। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।